नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फाइनली सरकार ने इंडियन रुपी को बचाने के लिए, इसकी वैल्यू को बचाने के लिए पहला स्टेप चल दिया है और सरकार लग रहा है कि जेन्युइनली चाहती है कि रुपी आराम से 80 रुपए पर डॉलर का जो मार्क है इसको तोड़ के ना चला जाए, कुछ रेजिस्टेंस यहां पर दिखाई जाए। अब यहां पर आप देख पाओगे रुपी रिसेंटली अपने ऑल टाइम लो 79.11 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से पहुंच गया था। एक बार को लग रहा था कि 80 रुपए का जो लेवल है यहां पर ब्रीच हो जाएगा, मगर तभी अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेप चला। वो स्टेप ये है कि देश में सोना महंगा कर दिया गया ताकि लोग गोल्ड को इंपोर्ट कम करें। उससे अचानक से रुपी में एक बाउंस दिखा और रुपी वापस 78 की रेंज में आज के समय घूम रहा है। मगर अभी भी मैं कहूंगा कि गारंटी नहीं है कि रुपी बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, बट सरकार ने यहां पर इंटेंशन दिखा दी है कि रुपये की वैल्यू को इतनी आसानी से गिरने नहीं देंगे। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रुपये की वैल्यू गिरने से आपको क्या नुकसान होता है, गोल्ड का इससे क्या इंपैक्ट होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C53 मिशन। आपको यहां पर यह बताना है कि इस मिशन के अंडर इसरो ने किस कंट्री की 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। जी हाँ, 3 फॉरेन सैटेलाइट्स भी यहाँ पर लॉन्च हुई है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा देश था जिसकी सैटेलाइट्स लॉन्च करी है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी सिंगापुर या फिर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन रुपये की वैल्यू गिर रही है। दुनिया भर में सिवाय अमेरिकन डॉलर के सारी करेंसीज आप अगर देखो तो इनकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। पाकिस्तान रुपये को ही आप अगर देखो फॉर एग्जांपल, तो $1 के मुकाबले ये 204 रुपए पहुंच चुका है। जी हाँ, 204। थोड़ा सा भी और इसको अगर पुश मिल गया, बड़े आराम से ये 220 230 के आसपास चला जाएगा। और ये फॉल हर जगह इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि डॉलर लगातार स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर स्ट्रांग क्यों हो रहा है? पहली बात तो देखो, जिस स्पीड से आराम से अमेरिकन बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देते थे, वैसा सिस्टम अब बंद कर दिया गया है। लोन के इंटरेस्ट यूएसए में काफी हद तक बढ़ गए हैं। तो इससे क्या है कि निवेशक अमेरिकन बैंक से लोन लेकर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में कम डाल रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में डॉलर की कमी महसूस की जा रही। तो डॉलर सिंस धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। उसके अलावा फिर यह भी देखा जा रहा है कि कई जो विदेशी निवेशक है, जिनको हम FII कहते हैं, इनको FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज मत कर लेना। FDI पक्की होती है, लंबे समय के लिए होती है, कई सालों के लिए आती है FDI। FII आती है कि 6-7 महीने के लिए। कुछ ये निवेशक आ जाते हैं, 6-7 महीने इनको लगता है कि स्टॉक मार्केट उठेगा, 10-20% उठ जाएगा, पैसा लगा देंगे, पैसा कमाएंगे, निकालेंगे, चले जाएंगे। तो रिसेंटली देखा गया है कि दुनिया भर में जो US बेस्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाले हैं दुनिया भर की मार्केट से। और इंडिया के केस में आप समझ सकते हैं सिचुएशन और जरा खराब है, क्योंकि पहली बात तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। जो विदेशी निवेशक है FII वाले, ये पैसा निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से। और फाइनली क्रूड ऑयल की मार, कच्चा तेल लगातार $100 पर बैरल के ऊपर घूम रहा है। इसकी वजह से इंडियन रुपये लगातार गिरता जा रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे ऑयल की मार कैसे? हम रशिया से ऑयल ही परचेज कर रहे हैं। देखो, रशिया से ऐसा नहीं है कि 100% ऑयल हम परचेज कर रहे हैं। रशिया से भी मैं मानूंगा ऑयल आ रहा है, मगर इंडिया की टोटल कंजम्पशन का अभी भी एक छोटा सा वो पोर्शन है। फिर एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि रशियन ऑयल डिस्काउंट के साथ भी आप अगर देखो तो पिछले साल जो ऑयल के रेट्स थे उससे आपको महंगा ही मिलेगा। तो इस सब की वजह से लगातार आप देख रहे हैं कि इंडियन रुपये गिरता जा रहा है। और जब भी रुपये गिरेगा तो सबसे बड़ा इंपैक्ट भारत में आपको देखने को मिलेगा महंगाई, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन, हालांकि मैं ये कहूंगा कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया ने अभी रिकॉर्ड तोड़ इन्फ्लेशन नहीं देखी है, मगर हम देख पा रहे हैं मार्केट में और जगह चीजें धीरे धीरे और महंगी हो रही है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्री में महसूस की जा रही है। और अब यहाँ पर सरकार ने देखने स्टार्ट कर दिए ऑप्शंस कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे रुपये की वैल्यू बची रहे ना। अगर आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखें तो पाकिस्तान ने रिसेंटली क्या किया है अपनी करेंसी की वैल्यू को थोड़ा बहुत बचाने के लिए। पहली बात तो मेजर इंपोर्ट्स कट डाउन कर दिए। जो मोबाइल फोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान के लोग पहले इंपोर्ट करते थे, ये इंपोर्ट अब पाकिस्तान नहीं कर रहा। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, इनके मिनिस्टर्स अब ये भी कह रहे हैं अपने लोगों को कि चाय भी कम पिया करो, क्योंकि चाय भी तुम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट कर लेते हो, तो वहां पर भी खर्चा बच जाएगा। तो बेसिकली
अपनी लोकल करेंसी को कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम ना भेजें और खुद अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। ये सिंपल एक फॉर्मूला है अपनी करेंसी को बचाने का। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली इस रास्ते में एक छोटा सा कदम बढ़ाया है। इंडियन गवर्नमेंट ने यह देखा कि हम लोग कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा परचेज कर लेते हैं मगर उसका कुछ खास इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे होता नहीं है, ये बस लोग खरीद के बैठ जाते हैं और अपनी तिजोरियों में भर लेते हैं। ये चीज़ है गोल्ड। इंडियंस की आदत है और ये आदत आज की नहीं है, कई हज़ारों साल पुरानी आदत है। हमारे पास जब भी पैसा आता है थोड़ा बहुत हम फिजिकल गोल्ड लेकर स्टोर कर लेते हैं। इस वजह से बताया जाता है कि इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड आपको मिलेगा दुनिया में। और जो रीसेंट डेटा है उसको आप अगर देखो तो साल भर में, एक फाइनेंशियल ईयर में इंडियंस $46 बिलियन का तो गोल्ड ही इंपोर्ट कर लेते हैं। अब सरकार ने देखा ये अमाउंट तो बहुत ज़रा बड़ा है, इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड एक बार आ गया अंदर तो फिर वो पड़ा ही रहता है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं करता। और फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, कि दुनिया के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो हम लोग अब ज़्यादा खरीद रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो ट्रेड डेफिसिट है नेगेटिव साइड में वो बढ़ता जा रहा है, हम खरीद ज़्यादा रहे हैं। तो सरकार ने कहा गोल्ड इंपोर्ट, यहाँ पर चोट मारो। और यहाँ पे अब चोट हम कैसे मारेंगे? देखो, हम लोग डेस्परेट स्टेप्स नहीं लेंगे कि गोल्ड इंपोर्ट बैन, ये सब करना भी ठीक नहीं है। सरकार ने अभी के लिए एक माइनर स्टेप चला। सरकार ने क्या किया कि जो इंपोर्ट टैक्स लगता रहा गोल्ड पे, कि अगर मान लो आप एक ट्रेडर हो, आपने जी यूएसए से गोल्ड मंगाया इंडिया में, तो अगर मान लो 100 रुपये का आपने गोल्ड मंगाया था तो उस पर पहले लगता था 7.5% टैक्स। तो मतलब कि इंडियन मार्केट में लाते लाते वो गोल्ड आपको पड़ेगा 107 रुपये 50 पैसे का। तो भारत सरकार ने जो ये इंपोर्ट टैक्स है ये बढ़ा के अब सीधा 12.5% कर दिया है। इससे सरकार की उम्मीद ये है कि जो बड़े बड़े उद्योग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं इंडियन पब्लिक को बेचने के लिए, फॉर द टाइम बीइंग ये गोल्ड इंपोर्ट कम करेंगे, इंडियन करेंसी बाहर कम जाएगी। और इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली देखने को भी मिला। जैसे ही सरकार ने ये डिसीजन लिया, हमने देखा कि सोने के दाम 1000 से लेकर 1200 के आसपास बढ़ गए। अभी गोल्ड आप अगर देखो तो 52,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के हिसाब से चल रहा है। तो जैसे ही सरकार ने स्टेप लिया, गोल्ड महंगा हो गया, इमीडिएटली एक रिएक्शन हमको ये भी देखा कि रुपी हल्का सा स्ट्रांग हो गया है। और सरकार के इस स्टेप की वजह से पॉसिबिलिटी है कि रुपी बहुत ज्यादा आगे ना गिरे। अब यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, कई जगह लिखा हुआ है कि देखो गोल्ड का जो इंपोर्ट ड्यूटी है ये पहले 10% थी, 10.75% थी, उससे बढ़ाकर 15% कर दी है। देखो, मैं अगर बात करूं बेसिक इंपोर्ट टैक्स पर तो ये 7.5 से लेकर 12.5% किया है। वैसे आप बात करो ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी की, जहां पर कुछ और टैक्स भी लगते थे, तो वो अब 15% कर दिया गया है। कहने का मतलब यही है कि सरकार कोशिश कर रही है कि इंडियंस अभी के लिए गोल्ड कम परचेज करें, ताकि भारत का जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। और अभी मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास बहुत सारी ऑप्शंस है। गोल्ड पर ही आराम से अगर इंपोर्ट टैक्स सरकार चाहे ना एक बार को तो 25-30% भी कर सकती है। उससे ही आप देखोगे रुपी में एक सडन जंप आएगा। और अगर आप यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि रुपी को गिरने दो ना, हमारी जो IT कंपनीज हैं जब वो एक्सपोर्ट करती है उनको फायदा होता है। देखो, प्रॉब्लम ये है, दुनिया जा रही है एक मेजर आर्थिक मंदी की तरफ, दुनिया भर में डिमांड कम हो रही है। ये जो तर्क है ना कि अगर रुपी वीक होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ये तब लगाया जाता है कि जब दुनिया भर में डिमांड बहुत ज़्यादा हो। तो दुनिया भर में भी हम देख रहे हैं कि डिमांड वैसी नहीं रही जैसी एक टाइम पर हुआ करती थी। तो ये टाइम है अपनी करेंसी को सपोर्ट करने का, इंश्योर करने का कि रुपी बहुत ज़्यादा ना गिर जाए। तो सरकार के पास अभी बहुत सारी ऑप्शंस है और आप देखोगे इन द कमिंग फ्यू मंथ्स सरकार मेजर स्टेप्स उठाएगी रुपी को बचाने के लिए, क्योंकि इस स्टेप से सरकार ने एक इंडिकेशन भी दे दी है कि सरकार बिल्कुल मॉनिटर कर रही है रुपी की वैल्यू को और बहुत ज़्यादा रुपी को हम नहीं गिरने देंगे ना। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ठीक है इंडिया के पास तो ये अल्टीमेट वेपन है, गोल्ड के इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ाते रहो और रुपी स्टेबल रहेगा, दिस इज इट। देखो, एक यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड ये आता है कि जितना आप गोल्ड पर टैक्स बढ़ाओगे, इंपोर्ट टैक्स आप जितना बढ़ाओगे, उतनी स्मगलिंग बढ़ेगी, उतने जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं ये कोशिश करेंगे कि कहीं से भी कुछ गोल्ड इंडिया में पहुंचा दो, क्योंकि फिर क्या होगा कि इलीगल तरीके से जो गोल्ड इंडिया में आएगा ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप खुद सोचिए, इंडिया में जो गोल्ड का बायर है वो सोचेगा
सरकार के थ्रू एक प्रॉपर एक रूट के थ्रू अगर मैं गोल्ड मंगाऊं तो 70,000 का पड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं आपको, ठीक है। ये इलीगल जो तरीके से गोल्ड आ रहा है ये 40,000 के आसपास का पड़ जाएगा। तो उस टाइम में देखो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। तो नीड ये है कि हमारे जो पोर्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं जहां से इंडिया का एक्सेस होता है, वहां पर हम सिक्योरिटी बढ़ाएं, क्योंकि डेफिनेटली स्मगलिंग, गोल्ड की स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली PSLV C-55 मिशन, ये न्यूज में है। इसरो ने 3 फॉरेन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। तो आपको बताना है कि ये 3 सैटेलाइट्स किस कंट्री की थी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, सिंगापुर इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस PSLV C-53 विद 3 सिंगापुर सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से UPSC की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।